हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज हम सभी अपने इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और आज की क्लास में हमें सीखना है कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में जितनी बातें पढ़ ली हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन, ये सारे किस तरह से डिस्कवर्स हुए, इन सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो इस बेसिस पर अब अगर हम लोग जाके एटम का एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो हम बड़ी ही आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम बोल देंगे कि एटम का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल। हालांकि ये हम बात डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, ये बात हम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स रिसर्च के बेसिस पर बोलते हैं। लेकिन अभी आप लोग ये मान के चलिए कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब देखिए, इस स्फेरिकल शेप के बीच में एक छोटा सा रिजिड पार्ट होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज, ये छोटा सा बहुत ही ठोस रिजिड पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं, तो ये घर होता है इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ये घर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। बात आ गई आपको समझ में। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर देखिए कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल, बट प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की वजह से पूरे न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है, जो पोलैरिटी डेवलप होती है, वो भी पॉजिटिव नेचर की होती है। समझ में आई बात। अब देखिए, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा छोटा सा स्फेरिकल रीजन, छोटा नहीं, ये बड़ा भी हो सकता है, मतलब कहने का यह है कि इसके चारों ओर ऐसे सर्कुलर पाथ्स, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। और इन ऑर्बिट्स के अंदर, इन्हीं ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जो पार्टिकल है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि देखिए इस पर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काटता रहेगा अपनी एक्सिस पर भी, साथ ही साथ में न्यूक्लियस के भी चारों ओर अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज ये चक्कर काटेगा, जिसे स्पिन कही जाती है इलेक्ट्रॉन की, और साथ ही साथ में ये न्यूक्लियस का भी चक्कर काटता है। तो बेसिकली रफ स्ट्रक्चर अगर हम एटम का देखें ना, तो ये कंपेरेबल होता है सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में भी आप अगर सन को न्यूक्लियस मान लें तो ये देखिए आपके सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, रोटेशन प्लस रेवोल्यूशन दोनों होता है। अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, साथ में सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करते रहते हैं। तो एकदम सिमिलर ये होता है सोलर सिस्टम के जैसा। लेकिन कुछ बातें, ये तो एकदम सिंपल है, आप समझ जाएंगे। जो आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये है कि अगर आपका एटम जो है वो कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब कि उसके ऊपर अभी कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इस स्टेट में देखिए, इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज वो बराबर होगा आपके टोटल नेगेटिव चार्ज के। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम, लेकिन नेचर बस कैसा होता है, अलग, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट जो है चार्ज का वो सेम होता है। इसी वजह से जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल एटम कैसा रहेगा आपका, न्यूट्रल रहेगा। ठीक। लेकिन अगर एटम के ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, मीन्स एटम कैसा है, चार्ज है, तो इस चार्ज स्टेट में देखिए क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं रहेंगे। अब आपको लगेगा क्यों भाई, इस बार क्यों नहीं रहेंगे? तो किसी भी एटम के ऊपर चार्ज डेवलप होने का रीज़न क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन को तो निकाल के अलग नहीं कर सकते या ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ईजिली आराम से रिमूव कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो हमेशा एटम के ऊपर चार्ज डेवलप होने का रीज़न कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एटम से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो जाके ये हमारा बन जाता है
पॉजिटिव, और अगर हमने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तब बन जाता है नेगेटिव चार्ज एटम के ऊपर। समझ में आई इतनी बात? इसी वजह से इस केस में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आपस में इक्वल नहीं दिखा सकते। इतना बेसिक आइडिया था ये आपको एटम के बारे में देना, जो कि ज़रूरी, क्योंकि आगे अब जो हम अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं ना, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर वगैरह क्या होता है, उन सारी चीज़ों को चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा जितना भी स्ट्रक्चर मैंने अभी यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाया, क्योंकि यही आगे आपकी हेल्प करने वाला है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और Z होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो देखिए किसी भी एटम के, ये कोई एटम है और ये इसका न्यूक्लियस, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही उस एटम का एटॉमिक नंबर है। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब ये है कि अगर इस एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स हैं, कितने, 10 प्रोटॉन्स, तो मैं बोलूँगा कि इस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। समझ में आ गई बात? तो एक बेसिक डेफिनेशन आप एटॉमिक नंबर की यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। बात आ गई आपको समझ में? यही होता है हमारा एटॉमिक नंबर। यानी कि अब हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि Z इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें आपको कोई डाउट है? कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा बिल्कुल भी। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारा और उठ के आता है मास नंबर का, उसे भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कि मास नंबर क्या होता है। तो हेडिंग लिख लेंगे हम लोग मास नंबर, और याद रखिएगा मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है मास नंबर को। अब मास नंबर क्या होता है, तो देखिए अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एटम और ये है इसका न्यूक्लियस, तो अभी तक एटॉमिक नंबर हम लोग क्या देख रहे थे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वही किसके बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे E प्लस आप कर लीजिएगा, E माइनस लिख गया था गलती से, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वही होगा एटॉमिक नंबर के बराबर। अब मास नंबर क्या होता है, तो देखिए किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्लस जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनका सम किसके बराबर होता है, मास नंबर के बराबर होता है। मतलब अगर इस एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स और 5 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसका मास नंबर कितना होगा, 10 + 5 यानी कि 15 के बराबर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा Z, तो आप बोलेंगे वो 10 के बराबर होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बस क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम बेसिकली एटॉमिक मास नंबर को क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ नंबर ऑफ E प्लस यानी प्रोटॉन्स एंड 0 and 1 यानी कि न्यूट्रॉन्स। बात आ गई समझ में? और देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम लोग कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब हम डायरेक्टली एक डेफिनेशन यहाँ से और दे सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होते हैं, मास नंबर के बराबर। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ कभी हम कंसीडर करते हैं तो हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन नाम देते हैं। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियॉन नाम कहाँ से आया, न्यूक्लियस से इंस्पायर होकर आया, बिकॉज ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो जितने न्यूक्लियॉन वही किसके बराबर होगा, मास नंबर के बराबर। तो अब यहाँ से अगर हम लोग मास नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से मास नंबर को रिप्रेजेंट करना, A इज इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है Z, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी 0 and 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका मास नंबर के
बराबर। और देखिए मास नंबर की हेल्प से ना अब आप जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 क्वांटिटीज़ यहाँ पे आपको दिख रही हैं, कोई 2 भी आपको गिवन होंगी तो आप आराम से उसमें से किसी भी एक को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये थे हमारे बेसिक टर्म्स एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब चलिए इसके ऊपर बेस्ड हम एक छोटी सी प्रॉब्लम यहीं पे कर लेते हैं, जिससे कि हमारा डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम ये है, आपसे कह रहा है प्रॉब्लम में कि अगर x-2 में 16 प्रोटॉन्स हो, कितने हो, 16 प्रोटॉन्स हो, तो बताइए x+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। प्रॉब्लम आई आपको समझ में। प्रॉब्लम ये है कि अगर x-2 में 16 प्रोटॉन्स हैं तो बताइए x+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेसिक एकदम प्रॉब्लम है जो कि मास नंबर एटॉमिक नंबर से ही रिलेटेड है। अब चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आपको बोल रहा है कि x-2 के अंदर 16 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि देखिए अगर हम सिर्फ x की बात करते हैं, बात आ रही ना समझ में, x-2 के अंदर तो 16 प्रोटॉन है, जो भी चार्ज ये -2 इसके ऊपर आया है, ये -2 चार्ज इस पर किसकी वजह से आया होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, -2 यूनिट चार्ज आने का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं। समझ में आ रही ना बात, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो -1 यूनिट चार्ज बढ़ा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो -2 यूनिट। लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं, 16 है। आपको मालूम है एटम चाहे चार्ज हो चाहे एटम न्यूट्रल हो, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। बदलता सिर्फ कौन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि x की अगर हम बात करें, x यानी न्यूट्रल एटम की, अगर इस न्यूट्रल एटम में हम देखें तो कितने प्रोटॉन्स रहे होंगे, 16 ही रहे होंगे, क्योंकि इसके चार्ज स्टेट में भी हमें कितने गिवन है, 16 प्रोटॉन्स गिवन है, 16e+। और अगर 16e+ इसकी न्यूट्रल स्टेट में है तो इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स भी रहे होंगे जब ये कब रहा, किसमें होगा, अपनी न्यूट्रल स्टेट में रहा होगा। कोई डाउट आपको इसमें, कोई डाउट नहीं, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखिए x में 16 इलेक्ट्रॉन्स थे जब ये न्यूट्रल था, जब ये मेरा x+2 बन गया, x+2 में कन्वर्ट हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि न्यूट्रल एटम से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। बात आ रही ना आपको समझ में। अगर 1 इलेक्ट्रॉन में रिमूव करता, इस x से 1 इलेक्ट्रॉन निकालता तो इस पर कितना आता, +1 यूनिट का चार्ज। लेकिन अगर मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो अब फाइनली इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2, क्योंकि देखिए 1 निकाला तो +1, ये 1 निकाला फिर +1, टोटल दोनों मिला के कितना यूनिट का चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो गया, +2 यूनिट का। यानी कि अगर मैं x+2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना चाहूँ तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रल स्टेट में थे 16 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 2 मैंने निकाल के अलग कर दिए तो कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। बात आई ना आपको समझ में। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि x+2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर x-2 में 16 प्रोटॉन्स है। समझ में आ गई बात। एकदम कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम लेकिन बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से मालूम है तो आप आसानी से इसके साथ डील कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो प्रॉब्लम वैसे भी नहीं हिलने वाला। समझ में आ गई बात। चलिए इसको हमने कर लिया, एक अच्छी सी बेहतरीन प्रॉब्लम। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जंप कर जाते हैं जो कि है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स का। चलिए हेडिंग लिखेंगे हम लोग सबसे पहले आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम सभी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। देखिए आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम किसी एलिमेंट को जनरली रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट किस तरह से हम करते हैं किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, देखिए किसी भी एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसके एटम्स के थ्रू। मतलब अगर इस एलिमेंट का मैं कोई एटम ले लूँ तो वो पूरा का पूरा जो एटम है ना वो उस एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ कि x मेरा कोई एलिमेंट है, x क्या है, कोई एलिमेंट है, तो उसके एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है
कि मैं क्या लिख लूँ, जो भी एलिमेंट x है उसका सिंबल सबसे पहले, तो सिंबल मैंने अपनी तरफ से क्या ले लिया है, x ले लिया। समझ में आई बात। उस x के फुट के ऊपर आप क्या लिखते हैं, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी हम क्या लिखते हैं, z लिखते हैं, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हेड के ऊपर क्या लिखा जाता है, मास नंबर यानी कि a लिखा जाता है। बात आ गई ना आपको समझ में। तो a से किधर आएंगे, z तक, a टू z। पहले a इधर लिखा, फिर फुट पे क्या लिख दिया, z। a क्या है हमारे लिए, मास नंबर। तो ये जो यहाँ पर x a z लिखा हुआ है ना, ये होता है किसी भी एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने जैसे देखा होगा लिखे हुए कई जगह पर एलिमेंट, जैसे लिखा होता है 11Na23। बात आई ना समझ में। तो देखिए 11Na23 का मतलब क्या है कि एलिमेंट कौन है, सोडियम, जो कि हम सिंबल से जान जाएंगे। उस 11 का मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है। अगर इससे आप कंपेयर करिए तो इसका मतलब इसके जो भी एटम है सोडियम का, उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं। और 23 का मतलब कि मास नंबर कितना है सोडियम एटम का, 23, यानी उसमें कलेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के कितने हैं, 23। समझ में आ रही ना बात। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमने आपको बताया। अब देखिए अगर हम पूछे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो देखिए वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर यानी कि Z कैसे हो, सेम हो, Z कैसा हो, सेम हो, लेकिन उनका मास नंबर यानी कि A कैसा हो, डिफरेंट हो। अगर ऐसी कंडीशन दो एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरे दोनों एलिमेंट जो है वो क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। समझ में आई बात। बेसिकली हम यहाँ पे एटम्स की बात करते हैं कि अगर किन्हीं भी दो एटम्स के एटॉमिक नंबर कैसे हो गए, सेम हो गए, लेकिन उनका मास नंबर कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया, तो हम बोलते हैं कि दोनों एटम्स एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स हैं। बात आई ना समझ में। अगर मैं आपको इनका एग्जांपल देना चाहूँ आइसोटोप्स का, तो हालांकि ये हम सभी देख चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले अपने चैप्टर में, बट एक बार फिर से यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम आगे आपके लिए ना क्रिएट हो। तो आइसोटोप्स का अगर हम एग्जांपल देखें, तो जैसे 1H1 हो गया हमारे लिए। 1H1 क्या होता है, हमारा आइसोटोप हाइड्रोजन का। अभी कैसे हमें पता चलेगा, अभी नहीं। 1H2 हो गया और 1H3। तो ये 1H1, 1H2, 1H3 ये हमारे आइसोटोप्स हैं। कैसे आइसोटोप्स हैं हमें पता चला, क्यों? क्योंकि देखिए इन सब के फुट पे क्या लिखा हुआ है, Z, और सबका Z देखिए कैसा है, 1 1 1, मतलब Z सबके लिए कैसा है, सेम है। लेकिन आप मास नंबर के ऊपर अगर गौर फरमाइए तो एक का मास नंबर 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। इसका मतलब कि मास नंबर डिफरेंट है लेकिन सबका एटॉमिक नंबर सेम है। इसका मतलब ये तीनों एटम्स आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। अब मैं आपको इनके कॉमन नेम भी बता देता हूँ, ये बहुत ही पॉपुलर आइसोटोप्स हैं। 1H1 को हम लोग जनरली सिंपल हाइड्रोजन या फिर प्रोटियम के नाम से जानते हैं। 1H2 को हम लोग कहते हैं ड्यूटीरियम, 1H1 इज ड्यूटीरियम, और 1H3 को हम सभी ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, तीनों के नेम मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। इसके अलावा देखिए अगर एक और एग्जांपल्स हम लोग ले लें आइसोटोप्स का, तो देखिए 20Ca40 और 18Ar40 ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, सॉरी ये मैंने यहाँ पर आपको रॉन्ग एग्जाम्पल दिखा दिया। एक्चुअली आइसोबार्स के एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इन्हें अवॉइड किया जाए। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो जैसे 7N14 यहाँ पर, या फिर नहीं, ये भी हमारे आइसोबार्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे और कंसीडर कर सकते हैं जो कि होगा हमारे लिए किसका, 6C12 और 6C14 का। देखिए ये दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं। एक बढ़िया ये भी एग्जांपल होता है हमारे लिए। कैसे हमें पता चला, क्योंकि देखिए 6 और यहाँ पे भी कैसा है 6, मतलब Z हमारे लिए कैसा है, सेम है, लेकिन यहाँ मास नंबर देखिए कैसा है 12 और 14, तो Z सेम A अलग अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। बात आई ना समझ में। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये एक चीज़ आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझ ली, लेकिन इसे समझना आपके लिए तब मुश्किल हो जाता जब आपको ये जनरल रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन एटम्स का मालूम नहीं होता। तो इस वजह से मैंने पहले आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन समझाया, इसे आप सबने नोट कर ही लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो अब मैं आपको बताता हूँ आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट। आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स देखिए क्या होते हैं, वो एटम्स जिनके Z कैसे हो, डिफरेंट हो। Z डिफरेंट होने का मतलब उनका एटॉमिक नंबर कैसा हो, डिफरेंट हो, लेकिन उनका A यानी कि मास नंबर कैसा हो, सेम हो। तो ऐसे एटम्स को मैं क्या बोलता हूँ, आइसोबार्स बोलता हूँ। ऐसे पेयर ऑफ एटम्स हमारे लिए आइसोबार्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। अगर इनके हम कॉमन एग्जांपल्स देखें तो जैसे अभी हमने पीछे ही आपको बताए थे कि 7N14 और 6C14 ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। कैसे हमें मालूम चला, क्योंकि देखिए यहाँ पर 14 और 14 ये है क्या, मास नंबर है, जो कि दोनों एटम्स के लिए कैसा है, सेम है। लेकिन अगर आप दोनों के एटॉमिक नंबर की बात करें तो दोनों का एटॉमिक नंबर एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। समझ में आई बात। इसके अलावा हम लोग अगर एक और एग्जांपल देखें तो 20Ca40 और 18Ar40 ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे, बिकॉज दोनों का मास नंबर है 40 और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, कैल्शियम का 20 और आर्गन का 18। तो ये पेयर हो गया हमारे लिए आइसोबार्स का। एक पेयर अभी हमने पीछे आइसोटोप्स का भी देख लिया। दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ और ऐसी स्पीशीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया प्रोवाइड कर देता हूँ जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले अपने चैप्टर में नहीं पढ़ी थी। जैसे अगली स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो कुछ होती हैं आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स स्पीशीज़, अब ये क्या है, ये तो हमारे थोड़ा सा नया वर्ड आ गया। आइसोटोन्स स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नहीं, बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की हम बात करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो स्पीशीज़ जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, यानी डिफरेंट एटम्स के अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक ही जैसे हुए, सिमिलर हुए, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे अगर इनके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँ तो देखिए, अगर हम बात करें 1H3 और 2He4 की, तो 1H3 और 2He4 आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोटोन्स है। कैसे आपको पता चला, क्योंकि देखिए अभी अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है अपने एटॉमिक नंबर मास नंबर वाले कॉन्सेप्ट का। अगर मैं पता करना चाहता हूँ इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो देखिए आपको मालूम है ये जो 3 लिखा हुआ है ये क्या है, मास नंबर। और मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। इसमें कोई डाउट आपको। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 1 है, क्योंकि ये नीचे जो Z लिखा हुआ है वो आपको मालूम है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 3 = 1 + n। तो देखिए यहाँ से न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 3 - 1 यानी कि 2 के बराबर। मतलब कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1He3 में 2 है। इसी तरह से अगर आपको इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो आप लोग भी फटाफट कैलकुलेट करते रहिए। 4 = देखिए 2 प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 2 आ गए। बात आई ना समझ में। तो इसमें भी कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए, 2। इसमें भी 2 न्यूट्रॉन्स, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन्स। मतलब ये दोनों स्पीशीज आपस में क्या है, आइसोटोन्स है। जो मतलब आइसो न्यूट्रॉनिक भी इन्हें आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। अब आप एक चीज़ यहाँ से और समझ गए कि अगर मैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाल लूँ तो मुझे क्या पता चल जाता है, डायरेक्टली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाते हैं। बात आई ना आपको समझ में। तो आई होप अब इस वाले कॉन्सेप्ट में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा देखिए कुछ और मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ भी पाई जाती है हमारे सामने, उन्हें भी हम लोग अभी देख लेते हैं। जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं एक, उनके बारे में मैं यहीं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, नाम से ही क्लियर है। देखिए आइसोटोन्स था, मतलब आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। आइसोटोप्स जिनमें
जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, आइसो बार्स जिनके मास नंबर सेम हो, उसी तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो मतलब तो आप समझ ही गए होंगे सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो स्पीशीज़। अब यहाँ पे हम स्पीशीज़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए स्पीशीज़ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे एटम्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल ना बोल के हम स्पीशीज़ की बात करेंगे। समझ में आई बात आपको? तो वो स्पीशीज़ जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हों, सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हों, उन्हें हम लोग बुलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के नाम से। अब जैसे इसके एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना चाहूँ तो देखिए Cl- हो गया और Ar हो गया, ये दोनों मेरे लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। कैसे? क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। क्लोरीन का अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब क्लोरीन के न्यूट्रल स्टेट में अगर प्रोटॉन कितने होंगे अगर हम देखें तो 17, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 17 होंगे न्यूट्रल स्टेट में। ये कब की बात है? न्यूट्रल स्टेट की। लेकिन अगर ये चार्ज स्टेट में आ गया, जैसे देखिए यहाँ पर Cl- है, तो चार्ज स्टेट में देखिए क्या होगा, इसमें प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो अब इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि Cl- है, देयर इज 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कब आया है? एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से। तो यहाँ पर अब 17 इलेक्ट्रॉन से बढ़कर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा है, तो मतलब ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। और आर्गन पे अगर अब आप बात करें तो आर्गन कैसा है? न्यूट्रल है यहाँ पर, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 18 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 18 ही होंगे, न्यूट्रल स्टेट में ये है ही है। तो देखिए इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कि ये जो स्पीशीज़ है वो कैसी है हमारे लिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। बात आ गई ना आपको समझ में? तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने ये देखा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, साथ ही साथ में हमने आइसोटोन्स यानी आइसो न्यूट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में भी पढ़ा, और एक छोटी सी बेसिक प्रॉब्लम भी मैंने आपको सॉल्व करवा दी, जिससे आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब मैं आपको आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में कुछ और बातें बता देता हूँ, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है वो कभी भी फंसे नहीं। ठीक है, मतलब इनकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। तो देखिए आइसोटोप्स अभी अभी हमने क्या देखा था, जिनका Z कैसा हो? सेम, और उनका A कैसा हो? डिफरेंट हो। अब यहाँ पे देखिए Z सेम होने का मतलब क्या है कि जो भी आइटम्स आपस में आइसोटोप्स होंगे वो सारे एक ही एलिमेंट के होंगे, क्योंकि Z यानी कि एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी करस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर के लिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल में केवल एक ही पोजीशन होती है। जैसे अगर मैं बोल दूं Z इज इक्वल्स टू 11, तो Z इज इक्वल्स टू 11 के लिए पीरियोडिक टेबल में केवल एक ही पोजीशन है, और वो है किसकी? सोडियम एलिमेंट की। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के Z सेम है, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? एक ही एलिमेंट है, बस एटम्स उनके डिफरेंट है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये कि आइसोटोप्स जो होते हैं, सॉरी मैंने यहाँ गलती से दोनों तरफ आइसोबार्स ही लिख दिया है। आइसोटोप्स जो भी होते हैं ना, उनके बारे में अगर हम बोलें तो हम कहेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने का मतलब ये कि जब सारे जो भी एटम्स है वो एक ही एलिमेंट के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसे होंगी। बात आ रही है ना आपको समझ में? लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोबार्स के केस में अलग अलग होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। समझ में आ रही बात? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी? सेम ही होंगी इन केस ऑफ आइसोटोप्स। अगर हम लोग आइसोबार्स की अब यहाँ पे बात करें, तो आइसोबार्स भी आपको देखिए मालूम है, जिनका A सेम हो लेकिन इनके केस में Z कैसा हो? डिफरेंट हो। मतलब इनका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर कैसा होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का मतलब कि आपका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना वो भी डिफरेंट है। एलिमेंट्स अब सेम नहीं हो सकते। और मास नंबर में वेरिएशन का मतलब कि एटम्स भी अलग अलग हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ आइसोबार्स ना तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी और ना ही आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बात आई समझ में? दोनों ही कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। ये बात आपको एकदम गांठ बांध देनी है, ध्यान में रखनी है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के केस में क्या होता है, प्रॉपर्टीज का खेल। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग बात करें आइसोटोप्स की, तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स आपका जो E/M रेशियो होता है, E/M रेशियो यानी चार्ज टू मास रेशियो, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी। चार्ज टू मास रेशियो देखिए जो आइसोटोप्स के केस में होगा ना, वो कैसा होगा? डिफरेंट होता है सभी के लिए, क्योंकि होता यहाँ पर ये है कि मास देखिए, चार्ज टू मास रेशियो में आपको मास देखना होगा, जो कि आइसोबार्स के केस में कैसा है? डिफरेंट है। चार्ज की हम यहाँ बात नहीं करेंगे बिकॉज हम जनरली न्यूट्रल एटम्स ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल एटम कंसीडर करने का मतलब ये कि जो भी एटम्स होंगे वो सिमिलर होते हैं, इस वजह से उन पर चार्ज भी कैसा होगा? सिमिलर ही। मास हमें देखना है, तो यहाँ पर मास नंबर देखिए कैसा है? डिफरेंट है, और मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनका चार्ज टू मास रेशियो भी कैसा होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन अगर यही हम लोग आइसोबार्स के केस में बात करें, तो इन केस ऑफ आइसोबार्स जो आपका E/M रेशियो होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि E/M में मास, यहाँ पर देखिए जो मास है वो आइसोबार्स के केस में कैसा है? ऑलवेज सेम है। इसी वजह से E/M रेशियो भी सेम होगा। बात आई समझ में? अच्छा, चलते चलते इस टॉपिक पे एक चीज़ हम लोग और ध्यान रखेंगे कि आइसोटोप्स का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने प्रोवाइड किया था? ये हमें दिया था सोडी नाम के साइंटिस्ट ने, और आइसोबार्स का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था एस्टन नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये चीज़ें भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे छोटी छोटी बातें कभी कभी आपसे पूछ ली जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर A यानी मास नंबर की बात कर रहे हैं, तो जो मास नंबर होगा ना किसी भी एलिमेंट का, ये इसके एटॉमिक वेट से डिफरेंट है। देखिए, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट से मास नंबर बिल्कुल डिफरेंट है। मास नंबर आप ये नहीं बोलेंगे कि ये एटॉमिक वेट है, क्योंकि जो आपका ये मास नंबर है ना, ये हमेशा एक होल नंबर आएगा, पूरा का पूरा होल नंबर होगा कोई। लेकिन जो आपका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास वगैरह होते हैं, ये पॉइंट डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं। इस वजह से इन्हें आप कभी भी एटॉमिक मास वगैरह समझने की गलती नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो ये एक रफ आइडिया मैंने आपको और प्रोवाइड कर दिया आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम कुछ एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और जिससे कि हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम के लिए भी, साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी इससे आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। तो इस वजह से आपको इस पर पूरा फोकस रखना होगा। चलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप सब भी देखिएगा स्क्रीन पर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन C12 एटम यानी कार्बन 12 एटम, if mass of electron is double and mass of proton is half। कह रहा है कार्बन 12 का एक एटम है, कार्बन 12 का। अब देखिए कभी कभी मास नंबर को यहाँ पर इधर लिखने की बजाय आपको इधर लिख के भी प्रोवाइड कर देता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। टॉप पे बस याद रखिएगा हमेशा क्या लिखा होता है? A यानी कि मास नंबर लिखा होता है। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि कार्बन 12 के इस एटम में अगर इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का मास क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, और प्रोटॉन का मास क्या कर दिया जाए? हाफ यानी कि आधा कर दिया जाए। देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मास नंबर ऑफ C12। तो मास नंबर यानी A में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है इस कार्बन 12 एटम के लिए। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन देखिए एकदम बढ़िया है, क्वेश्चन आप समझ भी गए होंगे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना सिंपल है, इसे करना किस तरह से। देखिए, आपको बोला C12 एटम है और उसका आपको मास नंबर इनिशियली प्रोवाइड करके दे रखा है। यहाँ पे आपको सामने क्या दिया हुआ है? C12 कार्बन है, तो आपको मालूम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा, यानी Z इसके लिए कैसा है? 6 है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, तो 6 है इसका Z यानी कि एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब कि यहाँ प्रोटॉन भी कितने हैं? 6। बात आई समझ में? इनिशियली हम देखिए बात कर रहे हैं, ये हम कब बात कर रहे हैं? इनिशियल स्टेट पे, शुरुआत में।
6 प्रोटॉन्स का मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो आपको मालूम है a माइनस जेड जब हम करते हैं तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलता है, तो 12 माइनस 6 यानी कि इसमें 6 न्यूट्रॉन्स भी हैं। बात आ गई ना आपको समझ में। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इस केस में इसका मास नंबर यानी कि a देखें तो देखिए इनिशियली केस में जो a है हमारा a इनिशियल हम बोल दें, वो कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, यानी 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। इतने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से आगे देखिए, हमसे अब फाइनली क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर मैं क्या करूँ कि इस कार्बन 12 एटम का इलेक्ट्रॉन का जो भी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास मैं क्या कर दूं 2 टाइम्स कर दूं, और जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास मैं क्या कर दूं हाफ कर दूं। तो अब देखिए इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने थे 6, 2 टाइम उनका मास करने का मतलब क्या कि अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 12। बात आई ना समझ में, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स का मास हमने 2 टाइम कर दिया तो ये कितने हो गए 12 हो गए। अब प्रोटॉन्स का मास हमने कितना कर दिया हाफ कर दिया, तो प्रोटॉन पहले कितने थे 6 थे, लेकिन अब इनका मास हाफ करने का मतलब कि 1/2 इंटू 6 यानी कितने 3 हो गए प्रोटॉन्स। इसमें आपको कोई डाउट नहीं। और न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें कोई इफेक्ट नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो न्यूट्रॉन्स हम अभी भी कितने लेकर चलेंगे 6। अब आप बोलेंगे सर ये तो नंबर था, आप इसको मास के साथ में डील कर रहे हैं, ये कन्फ्यूजन क्यों हो रही है। तो देखिए हमें मालूम है कि अगर हम जनरली इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करना चाहें तो ये लगभग किसके बराबर होता है 0 AMU के बराबर। एक प्रोटॉन का मास लगभग 1 AMU के बराबर होता है, और इसी एज इट इज़ न्यूट्रॉन का भी मास लगभग 1 AMU के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर में देखी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक प्रोटॉन है तो उसका मास 1 AMU यानी 6 होंगे तो उनका 6 AMU, इसीलिए मैं नंबर को एज अ मास यहाँ पर ट्रीट कर रहा हूँ। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखिए मैंने उसको सिंगल 1 AMU मान कर ही डबलेट इस वजह से किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास हम जनरली कंसीडर करते ही नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। तो इसको आप एज इट इज़ डबल वगैरह कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर देखिए इस केस में अगर मैं मास नंबर निकालूं यानी A फाइनल, तो A फाइनल देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी 6 + 3 कितना हो गया 9 हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये मुझे मिल गया मेरा फाइनली मास नंबर जब मैंने ये कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई की। अब मुझसे कह रहा है कि आप परसेंटेज चेंज बताइए कि A में कितना परसेंटेज का चेंज हो रहा है मास नंबर में। तो परसेंटेज चेंज इन A इज इक्वल्स टू, देखिए अब यहाँ पर ध्यान से परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉड लगाते हैं और फाइनल यानी A फाइनल माइनस में A इनिशियल लिखेंगे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यही चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू A इनिशियल वाले के रिस्पेक्ट में हमें चेंज देखना होता है। इनटू यहाँ पे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये तरीका हो जाएगा आपका परसेंटेज चेंज निकालने का। तो देखिए परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फाइनली कितना है 9, तो मॉड के अंदर 9 माइनस इनिशियली कितना है 12 डिवाइड बाई इनिशियली कितना था 12, इनटू में बाहर क्या लगाएंगे 100। यहाँ से देखिए 9 - 12 होता है -3, लेकिन मॉड लगाने की वजह से ये कितना बाहर आएगा 3/12 इनटू में 100। आपको मालूम है 3 4 जा होता है 12, और 4 से 100 में अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना आएगा 25% के बराबर। यानी कि फाइनली मास नंबर में कार्बन के जो चेंज आ रहा है वो किसके बराबर है 25% के बराबर है। 25% तक कार्बन का मास नंबर चेंज हो जाएगा अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दूं और प्रोटॉन्स का मास क्या कर दूं हाफ कर दूं। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो नोटिसेबल है यहाँ पर, जिसे आपको नोटिस करना है, नोटेबल चीज़ जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का देखिए यहाँ पर जो भी मास था उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं था, बिकॉज एटम का जो भी मास होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी रोल नहीं होता है, बिकॉज इनका मास आप खुद देख रहे हैं लगभग 0 AMU के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए चाहे निकाल दीजिए, इनकी वजह से कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो आई होप अब आपको बातें सारी समझ में आ गई होंगी। ये एक और आपका बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपना। एक प्रॉब्लम में बेसिक और आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अगली जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें हमसे कह रहा है
assuming that atomic weight of C12 is 150 unit from atomic table, ठीक है, then according to this assumption the weight of O16 will be, आपसे कह रहा है कि अगर हम एटॉमिक टेबल यानी ऐसी टेबल जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स वगैरह लिखे गए हों, इसको देखें तो कार्बन 12 एटम का जो मास है C12 एटम का वो कितना है 150 यूनिट के बराबर। बात आई आपको समझ में। और आगे आपसे कह रहा है कि अगर मैं इसी टेबल के अकॉर्डिंग इस अजम्पशन को लेके काम करूं तो बताइए कि O16 एटम का जो एटॉमिक वेट होगा वो कितना होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो ये भी क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल सा बेसिक 6 क्लास की प्रॉब्लम के लिए आपके बराबर है। कैसे? हमें बस यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखनी है और वो चीज़ ये है कि ये जो 150 यूनिट मास है, ये 150 यूनिट मास कितने मास नंबर्स के कंपैरेबल है? 12 मास नंबर के। समझ में आ रही ना बात आपको? यानी कि अगर 12 यूनिट है आपका मास नंबर तो उसके रिस्पेक्ट में आपका मास कितना है 150 यूनिट के बराबर। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूँ 1 यूनिट होगा आपका मास नंबर तो आपका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 12 यूनिट के बराबर। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। जैसे हम बचपन में ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, हम बोलते थे अगर 6 पेन्स का रेट कितना है, 6 पेन का रेट 10 रुपीज़ होगा तो 1 पेन का रेट कितना हो जाएगा 10/6 रुपीज़ हो जाएगा। तो बताइए कि 11 पेन्स का रेट कितना होगा, तो 10/6 इंटू में 11। हम इस तरह से करके सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते थे। सेम वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। 1 यूनिट एट मास नंबर के लिए आपका जो चेंज आएगा मास में वो कितना 150/12 यूनिट का, और हमसे पूछा कितने पे है 16 मास नंबर के लिए हमें बताना है ये चेंज। तो 16 यूनिट के लिए कितना चेंज होगा 150 डिवाइड बाई 12 इंटू 16। तो ये आपका यहाँ से देखिए फाइनल कैलकुलेट से हम कर लेते हैं तो 4 4 जा 16, 4 3 जा आपका 12 और 3 5 जा होता है 15 और 0 5 4 जा 20, यानी कि 200 यूनिट के बराबर। बात आई आपको समझ में? तो अब यहाँ से फाइनली आपने कैलकुलेट कर लिया तो कितना आया 200 यूनिट, यानी इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम O16 का मास देखें तो कितना आएगा 200 यूनिट के बराबर। अब जो है हम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम और देखेंगे और इसके बाद आज की क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे। अगली जो नेक्स्ट बेसिक प्रॉब्लम है हमारी, उसमें हमसे कह रहा है कि इफ़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ डबल एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ हाफ, then find out the atomic mass of 6C12 and the percentage by which it is increased। ये प्रॉब्लम बिल्कुल उसी प्रॉब्लम के सिमिलर है जो अभी मैंने आपको जस्ट इस प्रॉब्लम के पहले करवाई थी। फर्स्ट प्रॉब्लम जो अभी हमने देखी थी, इसमें भी सेम हमसे वही बोल रहा है आगे कि अगर मैं न्यूट्रॉन्स का मास डबल कर दूं और इलेक्ट्रॉन्स का मास हाफ कर दूं तो बताइए कि एटॉमिक मास 6C12 का जो होगा उसमें परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड करता हूं, जिसका सॉल्यूशन आपको मालूम है किसके थ्रू देना होगा, कमेंट बॉक्स के थ्रू। कमेंट में आप आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का और जो भी सॉल्यूशन होगा उसको लिख देंगे हम। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको प्रोवाइड करेंगे एक हार्ट, जिससे कि आप श्योर हो जाएं कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आज के अपने लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट लेक्चर तो हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज उसमें हमें पढ़ना है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल्स यानी किस तरह से हम सभी लोग पहुँचे एटम के इस रफ स्ट्रक्चर पर जो मैंने आपको इनिशियली ड्रॉ करके दिखाया था, और क्या क्या रिसर्च हुई, किसने किसने कौन कौन सी रिसर्च की, सब कुछ हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे तब तक के लिए हम लोग बाय।